नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का व्यूअर्स आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर जो कि बरेली से आ रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत में आई लव मोहम्मद कैंपेन के बहाने मुस्लिम पॉलिटिक्स कैसे खुलकर हो रही है, इसमें कांग्रेस कैसे एक्टिव हुई है, यह हम आपको बताएंगे। कांग्रेस के सांसद, पूर्व सांसद, नेता कैसे बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो भीड़ जुटाई गई और उस पर पुलिस का लाठीचार्ज और पुलिस पर गोली चलना और उसके बाद से जिस तरीके से योगी सरकार और पुलिस प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है, उसकी सारी बात होगी और उसी में ये सारी राजनीति जो है जुड़ी हुई है। और इस कैंपेन को कैसे एक देशव्यापी रूप दिया गया, इसकी जांच कैसे चल रही है, इसकी बात हम करेंगे। कैसे कानपुर से शुरू हुआ विवाद देश भर में फैला, ये तो एक बात है, इसकी बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब इस आग में घी डालने वाले और कौन कौन से लोग आए, कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, इस सब की बात आज होगी। तो मैं सबसे पहले आपको एक इनका अपडेट दे दूं। बरेली वाकये से जुड़े हुए दो आरोपी इदरिस और इकबाल, इनका इनकाउंटर हुआ है। हाफ इनकाउंटर जैसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। इनके पांव में गोली लगी है। बरेली में सीबीगंज इलाके के पास ये मुठभेड़ हुई उत्तर प्रदेश पुलिस से इनकी, जिसमें इन दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इदरिस और इकबाल, इनके पास से तमंचे भी बरामद किए हैं पुलिस ने। कोतवाली के पास हिंसा वाले दिन इदरिस और इकबाल पर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। यही वो दो लोग हैं जिन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। हिंसा के दौरान इदरिस और इकबाल ने बरेली के एसपी सिटी के गनर की गन छीन ली थी, वो भी पुलिस ने बरामद करी। आप हौसले सोचिए, एसपी के गनर की बंदूक छीनने वाले ये लोग थे, पुलिस के ऊपर तमंचे से गोली चलाने वाले लोग थे। बरेली में ये सब कुछ हुआ था। लेकिन कल से खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपी पुलिस के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया। कहा गया कि एक बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन में केवल अपने मजहब की इजहार करने के लिए, अपने मजहब पर के रास्ते पर चलने के लिए हम कुछ अगर नारा लगा रहे हैं, उस पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई। लोगों के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। उसकी सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। 26 सितंबर को मजहब के नाम पर बरेली का माहौल खराब करने वालों पर एक्शन हो रहा है। बरेली पुलिस ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है। दर्जनों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसका जो मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा, वो हिंसा के अगले दिन सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उसके करीबियों के ऊपर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। दंगे में शामिल आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चल रहा है। अपडेट यह है कि आज फिर बरेली में प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। आज मौलाना तौकीर रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है और अधिकारियों ने तौकीर रजा से जुड़ी 8 संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया है, जो या तो अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई हैं या अवैध उनका निर्माण अवैध है। इससे पहले कल बीडीए ने कोतवाली के पास एक अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाया था। यह प्रॉपर्टी तौकीर रजा के करीबी माने जाने वाले शख्स ओमान नाम के व्यक्ति की है। वहीं बरेली हिंसा मामले में गिरफ्तारियां भी बहुत तेजी के साथ हो रही हैं। अब तक 73 लोगों को बरेली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में से कई तौकीर रजा के खासम खास आदमी भी हैं। इदरिस और इकबाल नाम के दो आरोपियों का हाफ इनकाउंटर हुआ, मैंने आपको बताया, और इनके पांव में जो है वो गोली लगी है। तो ये तो अभी तक का अपडेट था जो वहां पर पुलिस की कार्रवाई हो रही है उससे जुड़ा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं इसमें राजनीति कैसे हो रही है। पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए मैं पहले आपको लेकिन इस कार्रवाई पर जो तौकीर रजा के का पक्ष रखने वाले लोग हैं उनकी बात सुना देता हूं। बरेली में दंगाइयों पर पुलिस कार्रवाई का खानदान आला हजरत विरोध कर रहा है। तौकीर रजा के भाई ने आरोप लगाया कि बरेली के मुसलमानों को बेवजह यूपी पुलिस, यूपी सरकार सजा दे रही है। बरेली जो है वो मरकज है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज है। यहां पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी। उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रजा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रजा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़िक़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की
कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। इंसाफ ने दो बातें अच्छी कर दी। एक तो इन्होंने जो दावा किया है उसमें ही आप अगर उनको गौर से आपने सुना हो तो सारी कहानी क्यों बनी ऐसी उसका उन्होंने खुद ही तबसरा कर दिया है, डिटेल दे दी है। पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी लोगों को जमा करने की, वहां पर सभा करने की इजाजत नहीं थी। तौकीर रजा क्यों जबरदस्ती वहां जाकर लोगों के सामने एक स्पीच करना चाहते थे? इन्होंने कहा कि अगर तौकीर रजा को आने देते तो हालात खराब नहीं होते, लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती। इन्होंने खुद कहा, भी आपने सुना। क्यों एक मस्जिद के बाहर हजारों लोगों को जमा किया तौकीर रजा ने? किस लिए? कि उनके सामने वो कोई भाषण देते, उनके सामने वो माहौल बनाते। और माहौल क्या बनता? माहौल खराब ही करना था। पुलिस ने अगर प्रिवेंटिव कार्रवाई की तो तौकीर रजा ने अपने लोगों को वहां पर जाने से मना क्यों नहीं किया कि इजाजत नहीं है, यहां हम नहीं करेंगे, परमिशन लेंगे उसके बाद हम कहीं सभा कर सकते हैं। लेकिन तौकीर रजा चाहते थे कि वो अपनी ताकत दिखाएं, शक्ति प्रदर्शन करें, और वो भी मस्जिद के सामने। अब इस बात की बात कर लेते हैं कि क्या पुलिस ने एक शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे मजमे के ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया। यह दावा किया गया उनके समर्थकों की तरफ से कि लाठीचार्ज करके मुसलमानों को भड़काया गया, वरना वहां पर ऐसी कोई वजह थी नहीं, बेवजह उनको सजा दी गई। कुछ तस्वीरें आज आई हैं। ये पुलिस ने वहां पर चूंकि पहले से एक बंदोबस्त कर रखा था तो ड्रोन वगैरह थे, तो वो उसकी फुटेज अब आई है, वो तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। इसमें एक चीज बड़ी साफ साफ दिखाई देती है कि भीड़ बड़ी तादाद में है, भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ रही है। पुलिस की तैनाती वहां पर पहले से है, पुलिस के जवान शांति से वहां पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग उनको समझा भी रहे हैं कि भीड़ जो है वहां जमा ना हो। लेकिन फिर एक तस्वीर आएगी, उसमें आप देखेंगे कि जो भीड़ है वो अचानक से पीछे से धक्का, जैसे अब जब स्टैम्पीड होता है तो क्या होता है, पीछे से धक्के लगने शुरू होते हैं, भीड़ बेकाबू होने लगती है। अब ये भीड़ पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगी, पुलिस के साथ जुमा झटकी हो रही है। पुलिस क्या करेगी? वो पुलिस है। आप पुलिस वालों को उसके सामने हजारों लोगों को जमा करके उनके ऊपर लगभग चढ़ाई कर देंगे तो पुलिस के पास क्या ऑप्शन बचता है? यहां से हालात खराब ही हो सकते थे। अगर वहां पर और भीड़ आ जाती या पुलिस को इससे ज्यादा फोर्स यूज करनी पड़ती तो आप सोचिए क्या हुआ। पुलिस तो यह कह रही है कि हमने तो गोली भी खाई, हमारी बंदूक भी छीन ली गई, उसके बाद भी हमने लाठी ही चलाई और बहुत शांति से मामले को सुलझाया है। इस बीच बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने कुछ नई बातें भी बताई हैं। पुलिस के मुताबिक बरेली दंगे से ठीक 24 घंटे पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप बने थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप एक सोचे समझे प्लान के तहत बनाए गए थे। 26 सितंबर को हुई हिंसा में नाबालिगों को भी शामिल किया गया था। इसमें एक नाबालिग की पहचान करके उसको डिटेन किया गया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हिंसा के आरोप में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत बरेली हिंसा के 73 लोग जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है। अब हमारा पैनल खुला हुआ है डिस्कशन के लिए। आइए बात करते हैं, पुलिस ने जबरदस्ती की या तौकीर रजा शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे और पुलिस ने उसको ठीक किया जो रोका? त्रिपाठी जी पहले। देखिए सौरभ जी, हम सब भूल गए कि मसला क्या था। तौकीर रजा को क्यों भाषण नहीं देने दिया? वो तकरीर दे देते तो क्या हो जाता? शांतिपूर्ण जा रहे थे। मुसलमानों पर क्या उन्होंने कहा कि सबको एक साथ सामूहिक सजा दी जा रही है? सामूहिक सजा का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ है, इस तरह से संदेश देने की कोशिश हो रही है। अब लोगों को भूल गया कि दरअसल तौकीर रजा ने यह सब तमाशा किया क्यों? इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। एक कैंपेन चली थी आई लव मोहम्मद, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और हम लोग जितने तरह की आशंका पहले दिन जता रहे थे, ये कहते हुए कि इससे भला किसको क्या ऐतराज होगा। भाई, आप किसी को लव करता है कोई अपने आराध्य को, किसी को, उसमें क्या दिक्कत है? और उसके पोस्टर भी लगाया, क्या दिक्कत? लेकिन उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि ये खतरनाक है, ये उस तरफ जाएगा, और वो जाता हुआ दिखा। किसी ने रंगोली बना दी, कहीं पोस्टर गिर गया, कहीं कुछ हो गया, वो सब हुआ। तौकीर रजा ने उसको आग लगाने की कोशिश की थी। यहां तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। तौकीर रजा को बिना किसी किंतु परंतु के उठाकर जो दंगा भड़काने, साजिश रचने, दो लोगों के बीच में घृणा वैमनस्य फैलाने के लिए जेल में डालना चाहिए, एकदम जो एक लाइन की बात। अब उससे आगे जरा सोचिए, ये कौन आ गया जितना दुस्साहसी हो गया कि एसपी के गनर की गन छीन ले, और उसके बाद भी वो हाफ एनकाउंटर, वो क्या क्वार्टर हाफ फुल, पता नहीं क्या क्या भाषा शुरू हो गई एनकाउंटर में भी, ये तो समझ में नहीं आता। ये सब कुछ हो रहा है। यानी देश में एक कोशिश होती, किसी भी चीज में अगर मुसलमान मिल जाए तो उसको आप कह दीजिए कि मुसलमान के ऊपर मोदी योगी के राज में बड़ा
बहुत अत्याचार हो रहा है। अब एक खबर मैं जरूरी उसको समझता हूं बताना। मोहम्मद शाहिद, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद, पूर्व हॉकी खिलाड़ी, जो जिनके घर को लेकर वहां चौड़ीकरण हो रहा था तो सारे घर टूट रहे थे, उनका घर भी टूटा, सबको मुआवजा मिल रहा था, उनको भी मुआवजा मिला। अब वो 9 भाई हैं, उन भाइयों के बीच में विवाद है, 2 भाई मुआवजा लेने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने अलग से अपना मामला कर लिया। मोहम्मद शाहिद की पत्नी को उनके जेठ पीटते हैं और खबर क्या पूरे मीडिया में चलती है, हर जगह चली, हम सब उसके दोषी हैं, हर मीडिया में खबर चली। पद्मश्री पूर्व हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद, उनका घर तोड़ दिया गया, इतना भी रहम नहीं खाया। उसके बाद तो जो पोर्टल और यूट्यूब और जाने क्या क्या उन्होंने कहा, देखो यही तो हम कह रहे थे, ये कंपलसरी, ये ग्रुप पनिशमेंट, कम्युनिटी पनिशमेंट, मुसलमानों के ऊपर सब कुछ हो रहा है। तो आप बरेली से बनारस तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। और इसीलिए कई बार लगता है कि क्या सचमुच ये कोई भी इसको समझने को तैयार नहीं कि आप देश में ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे कि कार्रवाई भी नहीं हो तो ये तो नहीं होने वाला है। भला है कि इस वक्त सरकार ऐसी कार्रवाई हो रही। मैं इस तस्वीर का वेट कर रहा था एक्चुअली, ये अब तस्वीर आई है, इसको स्क्रीन पे लीजिएगा जरा, ये स्क्रीन पे लीजिएगा सर, फुल स्क्रीन ले लीजिए इस तस्वीर को। ये बरेली के दिन जो हुआ उसकी तस्वीर है। अब आप देखिए इसमें भीड़ जो है पुलिस को धक्के मार रही है। विजुअल ये इसको आप एक बार आप गौर से देखेंगे तो पुलिस कोई बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फोर्स है वहां पर, भीड़ काफी तादाद में है। पुलिस के सामने अगर ये दृश्य हो पुलिस के सामने, ये मस्जिद के बाहर की तस्वीर है, मौलाना तौकीर रजा जैसा व्यक्ति जिसके कहने पर आई है और पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, और रात को पुलिस को अपनी लोकल इंटेलिजेंस से पता लगा कि यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को आसपास के जिलों से भी बुलाया गया। मैं तो ये छोड़ दें बाकी बातें भी, मैं केवल क्योंकि अब बरेली को फ्लैश पॉइंट बना दिया, पहले कानपुर था, अब बरेली के नाम पर सब कुछ हो रहा है। तो अब मुझे बताइए पुलिस के पास क्या चारा था? लाठी पहले चली या पुलिस ने धक्के पहले खाए? सर आप तो यूपी तो आपने सारी जिंदगी देखा है, कवर किया है। देखिए पुलिस के पास चारा क्या होगा, इतनी भीड़ है, अगर बेकाबू हो जाएगी तो पुलिस तो बल प्रयोग करेगी ही, क्योंकि पुलिस होती है। ये जिम्मेदारी आयोजकों की है जो भीड़ को बुलाते हैं कि भीड़ बेकाबू ना हो, भीड़ हिंसक ना हो, और भीड़ जो है शांति, अब अगर उसको प्रदर्शन भी करना है, धरना भी देना है, मार्च निकालना है तो शांतिपूर्ण तरीके से हो। मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि भाई महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर के और 2020 तक के किसान आंदोलन में लाखों लोग इकट्ठा होते रहे, लेकिन कहीं भी भीड़ बेकाबू नहीं हुई, क्योंकि ये आयोजकों की जिम्मेदारी होती है कि वो न होने दें। और यहाँ अगर भीड़ बेकाबू हुई है तो निश्चित रूप से इसके जिम्मेदार और दोषी आयोजक हैं, वो तौकीर रजा हों या तौकीर रजा के सहयोगी हों या उनके संगठन के लोग हों, जिन्होंने भी इस भीड़ को बुलाया, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि भीड़ बेकाबू ना हो और भीड़ जो है शांत रहे और अपनी बात वो अगर कहना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से करें। तो पुलिस तो जाहिर है जब भीड़ अगर बेकाबू होगी, धक्का देगी, पुलिस को का बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेगी, यहाँ तो बैरिकेड भी नहीं लगा, वो गन छीनना तो वाकई वो बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है। अगर गन छीनने की कोशिश की है तो पुलिस तो फिर उसके बाद क्या करेगी? पुलिस हाथ धर थोड़ी बैठी रहेगी। भाई पुलिस तो लद्दाख में भी गोली चलाई पुलिस ने, वहाँ तो मुसलमान नहीं थे, चलाई ना, तो उसकी भी आलोचना हो रही है। यहाँ लाठी चलाई तो पुलिस अगर, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा ये फेल्योर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का भी है कि उनको इस मामले में पहले ही, जैसा कि हर्षवर्धन कह रहे हैं, कि पहले ही प्रिवेंटिव अरेस्ट के रूप में तौकीर रजा को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। ऐसे मामले में यही होता है कि जब भी लगे कि भाई कोई प्रोवोकेशन हो रहा है तो जो उसका सेंटर पॉइंट हो उसको आपने जब 317 हटा रहे थे तो आपने नहीं सारे कश्मीरी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया था, सबको आपने जो है भेज दिया था, 3 पूर्व मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। तो ये किया जा सकता था। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की इंटेलिजेंस की चूक ये है कि वो प्रेम्प्ट नहीं कर पाए कि इस तरह का मामला बनेगा, ये उनकी भी चूक है। अब देखिए साहब, क्योंकि इन्होंने कहा कि मामला शुरू कैसे हुआ था, उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार एक बात कह रही है कि ये सारा का सारा मामला आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर जो शुरू हुआ है, इसमें कोई भी एफआईआर, एक भी एफआईआर आई लव मोहम्मद बैनर लगाने के लिए नहीं की गई है। सारी एफआईआर जहां भी हुई हैं, ये कैंपेन शुरू करने होने के बाद हालात जहां पर बिगड़े उसके बाद एफआईआर की गई। कानपुर में भी ऐसा ही किया गया था। अच्छा, कानपुर में हुआ क्या वजह है कि उसके तुरंत बाद जो है ये मामला उन्नाव पहुंचा, महाराजगंज पहुंचा, कौशाम्बी पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, नागपुर पहुंचा, उत्तराखंड का काशीपुर पहुंचा, और आपने महाराष्ट्र में भी कुछ एक आध जगहों पर और देखा। क्यों, क्या वजह थी? अगर कानपुर का ही मामला था तो कानपुर तक रहता। कानपुर में अगर एफआईआर हुई थी गलत तरीके से तो कानपुर पुलिस के साथ उसकी
वो मामला निपटाया जाना चाहिए था, या यूपी प्रशासन से निपटाया जाना चाहिए था। अदालतें होती हैं इस काम के लिए। देश भर में ये कैंपेन क्यों खड़ा किया जा रहा है? पहले पॉलिटिकल एंगल, बरेली हिंसा के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे एक्टिव हुई देखिए। कांग्रेस पार्टी को अचानक तौकीर रजा याद आए। कांग्रेस पार्टी के खासकर मुस्लिम नेता इस मामले में सीधा सीधा अब दखल दे रहे हैं। इमरान मसूद सांसद हैं सहारनपुर से, दानिश अली अमरोहा के पूर्व सांसद हैं, दोनों कांग्रेसी, और दोनों ने आज बरेली जाने का ऐलान किया था। बरेली जाने से पहले प्रशासन ने दोनों को हाउस अरेस्ट कर लिया। सहारनपुर में इमरान मसूद के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इमरान पुलिस ने पुलिस के एक्शन को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश बताया है। तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे हम, और ट्रेन से जा रहे थे। हाँ, ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था। तो और 6:50 पे जाना था, वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहाँ मज़ार पे घुस करके तोड़ फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ कि वहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने। करके कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। अब दानिश अली की बात सुनिए। इन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है, और मैं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को यह चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसी दमनकारी नीति उनकी रही तो यह ज्यादा दिन चलेगी नहीं। कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आप चुने हुए मुख्यमंत्री, आप वो उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, शर्म आती है मुझे कि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्वक तरीके से, मैं अकेले, मैं कोई लाओ लश्कर भी नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ अकेले वहां जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, और आप मतलब हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ज्यादा दिन तक किसी आवाज को दबा नहीं सकते। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। एक पुरानी कहावत है, चाय से ज्यादा केतली गरम। तो मैं सर ये जानना चाहता हूं, इसमें तो समाजवादी पार्टी भी इतनी एक्टिव नहीं है जितनी कांग्रेस अचानक एक्टिव हुई है, क्या वजह? कांग्रेस को लगता होगा कि जुल्म हो रहा है तो वो लड़ रही है, कि समाजवादी पार्टी के भरोसे तो नहीं रहा। लेकिन आपने खबर बताई कि ये हाउस अरेस्ट कर लिया गया है इमरान मसूद साहब को और दानिश अली साहब को। तो हाउस अरेस्ट का क्या मतलब? जब वो सारी बात अपनी तरफ से, जो भी उसे आप प्रोवोकेटिव कह सकते हैं, नहीं कह सकते, वो कर ही दी है, उसके बाद हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही उनको क्या था तौकीर रजा साहब को, कि जब वो पूरा हो गया, उनको तो पहले हाउस अरेस्ट भी नहीं किया था, जिनकी वजह से सारा हुआ था, तब तक तो उनको किया नहीं था। तो आप कह रहे हैं मोदी योगी जी बहुत लिबरल चल रहे हैं? लिबरल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये किस तरह का हाउस अरेस्ट, मुझे नहीं पता होता कानूनी कार्रवाई किस तरह से होती है, और हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर तो मुझे भी नहीं पता। हर्षवर्धन जी बता सकते हैं कि कैसे होता है हाउस अरेस्ट। लेकिन मसला क्या है कि ये जिस समय कार्रवाई करनी चाहिए, प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब ये ऐसा तो है नहीं कि नई चीज़ें हो रही हैं। बरेली में, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ सेंसिटिव माहौल बना रहता है, और लोग आपको आइडेंटिफाइड। तौकीर रजा कोई ऐसा नाम है क्या जिसको नहीं पता पुलिस को या प्रशासन को? और हमेशा ही कुछ कुछ होता है, तो वो प्रिएम्प्टिव एक्सरसाइज क्यों नहीं कर? और अभी आपने वो भी बताए, पिक्चर्स जिस तरह से बताई, तो मैं तो कह रहा हूँ कि यदि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर पता नहीं पड़ता। आपको वाटर कैनन, आपको आंसू गैस, जो भी ज़रूरी चीज़ है उनका इंतजाम करना चाहिए पुलिस को। सर अभी तो लाठी चली तो आवाज दबाई जा रही है और कुचला जा रहा है, और लेकिन पता नहीं क्या क्या हो यदि गया। कुछ और हो जाएगा तब भी आप पर जिम्मेदारी में प्रीएम्प्टिव एक्सरसाइज के तौर पर भी देखना चाहिए कि वाटर कैनन हो, बैरिकेडिंग हो, ये सारे कार्रवाई वहाँ पर होनी चाहिए। और जिन लोगों को अरेस्ट करना है उनको पहले प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करें, ऐसा मैं समझता हूँ। वो गनर को
आप पुलिस की बंदूक कार्रवाई छीननी- पुलिस की कार्रवाई पर अभी कुछ सवाल उठाने जैसा दिख रहा है मुझे आपको? जो ऐसा एक- नहीं दिख रहा। ये दिख रहा कि उन्होंने थोड़ा कम किया था, उस पर कुछ ज्यादा प्रिएम्प्टिव तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब सब है मेरा ना? लेकिन एक बात और कि ये शहर जो है, मुझे अभी जानकारी मिली कि नया नया बसा है बरेली, क्योंकि अब ये तोड़फोड़ हो रही है ना अवैध निर्माण पर, तो अभी बसा होगा ये शहर, ऐसा मुझे लगा। ठीक है सर, जरा कांग्रेस पर समीर जी, कांग्रेस अचानक जागी है इस इशू पर। देखिए, कांग्रेस को तो अब एक मौका मिला है। अब बिहार चुनाव है और कांग्रेस जिस तरीके से, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की आवाज़ रही है, और कांग्रेस की जो प्रखर मुस्लिम आवाज़ है, इमरान मसूद हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो, दानिश अली हो, ये जिस तरीके से मुखरता से बोलते रहे, और मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस को लग रहा है कि भाई इस मामले को मुद्दा उठाना चाहिए। बिहार का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। तो अब जो बिहार के अंदर आरजेडी के साथ उनका चल रहा है मुस्लिम वोट के बंदर बाट का, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव के साथ चलेगा ना बंदर बाट का, उसके पहले बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चलेगा। तो उस वोट बैंक को कैसे अपने पाले में बनाए रखना और किस तरीके से उस कम्युनिटी को संदेश देना कि हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी करो, आप गैर कानूनी काम करो, आप पुलिस पर हमला करो, आप एसपी की गनर की राइफल छीनकर हमला करने की कोशिश करो, आप कुछ भी करोगे, हम आप पे प्रश्न नहीं उठाएंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। सरकार भले ही कितने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्ट्रिक्ट रहे, गलती सरकार की हम बताएंगे। जिस तरीके से बयान आ रहा है, और इसके अलावा सज्जाद नोमानी का बयान आया, वो भी सुनाता हूं। वो बयान देखिए सर किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, तो ये बता रहा है कि पूरी तैयारी की गई थी। और मुझे लगा कि बहुत अच्छा रहा कि इन लोगों का असली चेहरा पहले पुलिस ने सामने आने दिया। अगर पहले पुलिस इनको हाउस अरेस्ट कर देती जी तौफीक राजा को, तो कहते कि साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अब यह पता पड़ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र और हिंसा करने का एक षड्यंत्र रचा था। कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, कैसे फेसबुक पेज पर लोगों को इन्वाइट किया गया, कैसे गाड़ियां भेजकर बाहर से लोग बुलाए गए, किस तरीके से तमंचे और बाकी चीजों की व्यवस्था की गई थी। तो इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है योगी प्रशासन ने बता दिया कि इस बार जो हरकत की है उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो, फिर से करोगे तो उससे बुरी हालत आपकी अब होगी। आपने जो दो एक बयानों की बात की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल दी है, पहले कॉल दी थी भारत बंद की, लेकिन उसको अब वापस ले लिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुरंत मौलाना तौकीर रजा को रिहा किया जाए। सजाद नोमानी भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जिनका भी जिक्र ये कह रहे थे। तो कह रहे ये खुलकर कह रहे हैं कि अब तमाशबीन बनकर नहीं रहा जा सकता। एक वक्त आता है जब लोग सब कुछ सहते हैं, गोली बम बंदूक सब, लेकिन तब्दीली ला करके रहते हैं।